क्लास रिकॉर्डिंग पर भी है, करते हैं। हटा दो उसको, मैं यहाँ सामने आगे। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन से करना था मैं? मुझे लगता है फेबोनिकी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन रह गया था ना, बाकी तो मैं कहा था बड़े आसान है, पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए है ना। फेबोनिकी सीक्वेंस का एक बार और थोड़ा करता हूं। इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, मैं इंट्रोडक्शन बहुत आसान है, जनरल है, अभी तो अभी कोई खास बात है ही। हाँ, कोई इसमें ऐसा चीज नहीं है जो आपको परेशान करे, लॉजिकली बड़े आराम से समझ जाओगे ना। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 13 फिर भी कराया था है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पेज 181 और एक्सरसाइज निकाल लेना 9.1। इसी से सब समझ जाओगे ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 हमें दे रखा है, क्वेश्चन देख लेना बुक में दे रखा है। AN इज इक्वल टू कितना है, AN माइनस 1। ध्यान रखना साइन कहाँ पर है, माइनस पूरे के बाहर है ना, ये n-1 इसके नीचे है। मगर इसमें भी कह रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है ना। और 5 टर्म हमें निकालनी है, यानी क्या बात आ रही है, फाइंड करने की। हमें A1 निकालना है, हमें A2, हमें A3, हमें A4 और A5, यानी कि हमें 5 टर्म इसकी निकालनी है। चलिए, बहुत आसान है, कुछ इसमें ऐसा दिक्कत है ही नहीं, कोई मैंने लॉजिकली ऐसा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस एक्सरसाइज को लेकर के। हाँ जी, बड़ा बताओगे कि A1 क्या है इसमें? A1 फर्स्ट टर्म में क्या है इसका आंसर? 2 दे रखा है, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। A1 का आंसर क्या दे रखा है? 2। अब A2 भी पूछने की जरूरत नहीं है कि A2 भी कितना दे रखा है? 2। ये कोई AP GP कुछ नहीं है, बस केवल जनरल कुछ टर्म है हमारी, है ना। नहीं, AP नहीं है, AP तो अभी पढ़ाएंगे, AP तो अगली एक्सरसाइज है। अब बात आ रही है, यहाँ पे आगे थोड़ी दिक्कत आ गई, अरे A3 तो नहीं दे रखा, मगर A3 का मतलब n की वैल्यू क्या लगाएंगे? 3। और जब ये तो कोई ये रिलेशन जब काम करेगा जब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और जब मैं n की वैल्यू 3 लगा रहा हूँ तो वो क्या है, 2 से ज्यादा है, यानी कि ये वाला रिलेशन हमारा काम करेगा, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 3 लगाओ तो कितना हो गया, A3, यहाँ से कितना हो गया, 3 - 1 A2 और -1। ठीक, A2 का आंसर कितना दे रखा है, 1 निकाल चुके हैं, यानी कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पुट कर दिया 2 - 1, यानी क्या हो गया इसका आंसर 1। तो इसका आंसर भी कितना हो गया, एक तरीके से एरो लगा के लिखा हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर हो कि A1 का आंसर, A2 का आंसर दे रखे थे, A3 का आंसर मैंने इस वाले रिलेशन से निकाला। अब क्या करने वाले हैं, क्या निकालने वाले, A4। देखो 2 से वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला 4 के लिए भी तो ये रिलेशन काम करेगा। सर आप एक बार रिपीट कर दो। n की वैल्यू 4, ध्यान देखो यार, ये रिलेशन देखो यार, रिलेशन दिखाई दे रहा है। A1 A2 दोनों टर्म दे रखी हैं, ये तो ऊपर से कॉपी करी है, बात ही खत्म, है ना। बात आ रही है A3 को निकालने की, तो n की वैल्यू जब 3 लगाएंगे तो A3 यहाँ से क्या हो गया, A2 और माइनस का 1। A2 का आंसर कितना दे रखा था इन्होंने, 2, 2 - 1 यानी क्या हो गया, 1 हो गया, बात खत्म हो गई। बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। A4 यानी n की वैल्यू क्या लगाएंगे, 4। जब 4 लगाएंगे तो गौर से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, A3 - 1। अब A3 देखो कितना है, 1, और माइनस का 1 यानी कितना हो गया, ये वाली टर्म क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। बस केवल एक टर्म निकालना बाकी रह गया है ना, क्या चीज, A5। यहाँ पे जब हम A5 पे जाएंगे तो n की वैल्यू क्या लगाएंगे, 5। जब 5 लगाएंगे तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 - 1। A4 का आंसर कितना है, 0 - 1। 0 - 1 कितना होता है, -1। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, यानी कि हमें 5 टर्म निकालनी थी, और ये 5 टर्म मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, लिख दिए, मतलब यही आंसर आसान था। तो इसमें सर एक बार दोबारा से बता दो, क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था। हमें ये कह रहा हूँ, फिर नेटवर्क की दिक्कत है तो फिर यही आना पड़ेगा जरा। A1 A2 दोनों दे रखी हैं 2 के बराबर, तो A1 क्या हो गया, 2, A2 कितना हो गया, 2। और ये रिलेशन काम करेगा जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा है। जब मैं n की वैल्यू 3 लगाऊंगा, 3 - 1 कितना हो गया, A2 - 1। A2 का जो आंसर है वो 2 है, 2 - 1 कितना हो गया, 1। A4 का आंसर जब 4 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, A3 - 1। A3 का आंसर कितना है, 1, 1 - 1 कितना हो गया, 0। A5 निकालेंगे, 5 लगाएंगे तो A4 - 1 हो जाएगा। A4 का आंसर कितना है, 0, 0 - 1 कितना हो गया, माइनस। सिंपल लॉजिक, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है, अभी APGP कुछ भी नहीं है ना, ये जनरल जनरल पैटर्न की बात कर रहे हैं ना। चलिए, मैं एक दिक्कत जो आ सकती थी, जैसे मैं कह रहा था, अगर आपको दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत क्वेश्चन नंबर 14 में ही आएगी, बाकी तो इजी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, मैं यहाँ से क्वेश्चन हटा रहा हूँ।
जो फाइंड करनी है वो भी सब लिख देंगे एक बार। ये फिबोनाची सीक्वेंस है ना, मैं इससे ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब मैथमेटिकली काम करना है। इसका नाम जो है वो है फिबोनाची सीक्वेंस। हमें इसके नाम से फिलहाल ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 = क्या दे रखा है a1 और यहाँ क्या दे रखा है a2, यानी कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 1, है ना, दोनों की वैल्यू हमें 1 दे रखी है। फिर एक रिलेशन कह रहे हैं यहाँ पर an का आंसर कितना है an-1 प्लस का an-2, और ये रिलेशन कब काम करेगा जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। हाँ, ये कंडीशन लगी होती है ना, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी लगा दोगे। यहाँ ये रिलेशन केवल कभी काम करेगा जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, 2 पे भी काम नहीं करेगा ये रिलेशन, है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो मैथमेटिकली सोच रहा हूँ, आपको सब कुछ दिया हुआ है, मैंने जो भी लिखा है वो क्वेश्चन कॉपी किया है ना। नहीं, मैं तो एक नाम बता रहा हूँ कि इसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ये कंप्यूटर वगैरह में ज्यादा यूज होती है ना, तो इसलिए हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं जा रहे हैं जनाब, है ना। an+1/an हमें निकालना है, और n की वैल्यू क्या लेके चलनी है 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ से अब मैथमेटिकली आपको समझना शुरू कर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी समझ में आते हैं। हाँ जी, n की वैल्यू क्या लगाई मैंने पहले 1, जब मैं 1 लगाऊंगा तो ये कितना हो गया a2/a1। हाँ, ये बताएंगे ना a2 का आंसर कितना है, देख सकते बोर्ड पे ही 1 है ना, तो ऊपर भी कितना हो गया 1, और a1 का आंसर भी कितना है 1, यानी कि आंसर पहला क्या बन गया हमारे पास 1। ठीक, अब देखो n की 1 का आंसर आ चुका है, ध्यान रखना, ये आंसर पहला आ चुका है, पहला वाला। अब मैं n की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर 2, जब मैं 2 लगाऊंगा a3/a2 प्लस a3 में कितना हो गया a2। जहाँ a2 का आंसर मैं निकाला था वो क्या था 1 था, निकालने की जरूरत नहीं रखा था, है ना। a2 का आंसर क्या था 1 था, मगर हमारे पास a3 का आंसर नहीं है। अब ध्यान रखना, n की वैल्यू 2 से क्या हो गई बढ़ गई 3 होने पर, यानी कि ये वाला रिलेशन हमारा काम कर जाएगा। यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ 3, तो 3 - 1 कितना हो गया a2, और 3 - 2 कितना हो गया 1। a1 का आंसर भी कितना है 1, a2 का आंसर भी कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2/1, यानी कि फाइनली आंसर क्या लिखूंगा इसका 2 ही लिखूंगा। तो यानी कि इसका आंसर भी निकल आया, और देखो इसका आंसर भी निकल आया 2 का आंसर भी। अब मैं n की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर 3, जब मैं 3 लगाऊंगा तो आप देखेंगे a4/ कितना हो जाएगा a3, a4/a3 का जो आंसर मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं इसको ज्यादा हटा नहीं रहा सब कुछ। a3 का आंसर क्या, क्यों बार बार मेहनत क्यों करें 3, है ना, जो निकाल चुके हैं उसका तो यूज करेंगे हम। तो a3 का आंसर कितना हो गया a3 की 2। वैल्यू उसमें an अब के a4 का फॉर्मूले में आंसर पुट हम करके निकाले। निकालना होगा, है ना। a3 का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं, है ना। a4 का आंसर हमें निकालना है। a4 का आंसर कैसे निकलेगा इस वाले रिलेशन से, तो a4 यहाँ से 4 - 1 कितना हो गया a3 और a2। अब देखो सब कुछ आंसर आपको पता है, a3 का आंसर कितना था आपके पास 2, a2 का आंसर कितना था 1, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी कि इसका फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब क्या रहेगा 3/2 ही रहने वाला है। अब तो बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है सीधे कि n की वैल्यू क्या लगाऊंगा 4, n की वैल्यू 4 लगाऊंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा a5, और नीचे कितना हो जाएगा a4। a4 का आंसर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना आ चुका था 3। अब बात आ रही है a5, यानी कि फिर वही बार बार वही चीज सेम चल रही है। a5 का मतलब कितना हो गया a4 प्लस का a3। अब a4 कितना था हमारे पास 3, 2 है ना, 3 और + 2 a3 5 होगा। आंसर यहाँ पे नीचे देखो कितना था 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी कि 5/3, यानी कि आंसर कितना हो गया इसका यहाँ से 5/3। लास्ट फॉर्मेलिटी है, n की वैल्यू क्या लगानी है मेरे को 5। जब 5 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a6, और नीचे कितना हो जाएगा a5। a5 का आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 5, यानी क्या निकालना है मेरे को a6 निकालना है। a6 जब निकालेंगे तो 6 - 1 यानी कि a5, 6 - 2 यानी कितना हो गया a4। a5 का आंसर कितना था 5, और a4 का आंसर कितना था मेरे पास 3, 5 + 3 कितना हो गया 8। जब मैं 8 पुट करूंगा तो आंसर क्या हो गया 8/5, यहाँ पुट कर दिया मैंने 8/5,
अब आप आंसर जो चाहो तो ऐसे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेटर ये फाइनल आंसर क्या लिखो 1, 2, 3/2, 5/3, 8/5 और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारे पास आ चुके हैं और इजी भी था, इसमें ऐसी खास दिक्कत नहीं थी। अगली एक्सरसाइज हमारी 9.2 स्टार्ट होती है और ये लॉजिक है हमारा एपी का और एपी आप ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की क्लास रिकॉर्डिंग पर है, जो शॉर्टकट तरीके से कुछ मेन चीज लिखो, बाकी कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो ना। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो, थोड़ा सा इतनी ज्यादा स्लो स्पीड से चलेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए मैंने क्लास को रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है ना, आप रिकॉर्डिंग बाद में आराम से देख के लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। अगली एक्सरसाइज का मैं लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ और लॉजिकली समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 10th क्लास में एपी पढ़ चुके हो। जीपी आपके लिए नया लॉजिक है मगर एपी कोई नया लॉजिक नहीं है आपके लिए ना, तो फिर भी शॉर्ट में एक बार आपको कुछ चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, इनका ध्यान रखना। एक्सरसाइज 9.2 वैसे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एपी डिलीटेड है, सिर्फ अर्थमेटिक मीन आ रहा है, एपी डिलीटेड यानी कि एपी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन का मानना था कि हमारे स्कूल में कराई गई है तो इसलिए मैं इसको मेन कुछ क्वेश्चन से करा देता हूँ, है ना। वैसे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एपी को हटा दिया गया है, मगर ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन नहीं हटा है ना, अर्थमेटिक मीन। हाँ, आपके एपी कराई नहीं कराई, एपी कराई है सर कराइए। चैप्टर जीपी है ना, वही कह रहा हूँ, ये थोड़ा क्वेश्चन का कहना था कि एपी कराइए हमारे स्कूल में, तो मैं कहा करा दूंगा एक बार आपको, है ना। तो एपी भाई अभिषेक आप क्या कह रहे थे, कराइए आपके स्कूल में? यस सर कराइए। ये कह रहे हैं, ये बाल भारती के हैं, बाल भारती में कराई गई एपी, इसलिए एपी को थोड़ा शॉर्टकट कराया है ना, मैंने सारे क्वेश्चन करा के इससे कुछ क्वेश्चन में कराया है ना। ध्यान रखना एपी डिलीटेड है मगर अर्थमेटिक मीन तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी आ रहा है ना, अर्थमेटिक मीन डिलीटेड नहीं है। तो मैं अर्थमेटिक मीन भी आपको समझा दूंगा, एपी का हल्का सा क्विक रिवीजन कराएगा, है ना, कि एपी की जनरल फॉर्मेट क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लास्ट में क्या होती है एन टर्म। अब एन टर्म बनती क्या है, एन टर्म भी कहते हैं लास्ट टर्म भी कह देते हैं उससे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, आप जानते हो, है ना। जहाँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फर्स्ट टर्म, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेवल हाई है, क्वेश्चनों का लेवल हाई है ना, लॉजिक फॉर्मूले तो वही इस्तेमाल हो रहे हैं मैं कह रहा हूँ बहुत सारे चैप्टर हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी इसी पे चलती है ना, मगर हर क्लास का लेवल डिफरेंट हो जाता है ना। यहाँ जो 11th की प्रोबेबिलिटी है उसका लेवल अलग है, 12th में बिल्कुल ही और अलग लेवल पे ले गए हैं, है ना। मतलब कंक्लूजन ये है कि चैप्टर से देख करके उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, एपी यहाँ का लेवल थोड़ा अलग है ना, मतलब क्वेश्चन का लेवल हाई है। यहाँ पे बात कर रहे हैं एस एन यानी कि एस एन बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल क्या होती है यहाँ पर लास्ट में ऐसे n टर्म भी कह देते हैं ना। चलिए और थोड़ा स्पेशल केस बताता हूँ कि अगर हमें 3 टर्म्स कभी भी एज्यूम करनी हो एपी में, तो 3 टर्म एज्यूम करने का फॉर्मूला होता है, लॉजिक होता है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर हमें सपोज करो कभी 4 टर्म एज्यूम करने पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। भाई बात का ध्यान रखना, इसमें कॉमन डिफरेंस d नहीं होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है 2d। देखो ना, इसमें इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस d ही है और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना कम करेगा 2d। कई बार स्टूडेंट को जनरली ये पता होता है कि भाई d ही है और उठा करके इसका कॉमन डिफरेंस भी d ले लेते हैं। देखो गैप देखो ना, ब्लर हो गई 3d माइनस d कितना हो गया 2d, इसमें इसको माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा 2d, यानी कॉमन डिफरेंस इसमें काम कर रहा है हमारा कितना 2d का काम कर रहा है ना। अगर हम यहाँ 5 टर्म की बात करें, 5 टर्म की बात करें तो क्या होता है a माइनस 2d, a माइनस डी, ये थोड़ा सा याद कर लेना, a प्लस डी और a प्लस 2d। अब मालूम है इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर 3 टर्म का सम दे रखा तो डी गायब हो गया एक बार में ही, एक आंसर निकल आया।
अगर 4 टर्म का सम दे रखा है तो डी गायब हो जाएगा, देखो यार, क्योंकि माइनस सी डी प्लस सी डी खत्म, प्लस डी माइनस डी खत्म, एक आंसर निकल आएगा। अगर 5 टर्म का सम दे रखा है तो डी गायब, एक आंसर निकल आया तो डी का आंसर निकल आएगा, मतलब काम बहुत जल्दी हो जाता है ना। अगर आप इस जनरल फॉर्मेट में लेके चलेंगे तो वही काम काफी टाइम लगाएगा आपके लिए। तो सर हम प्लस 2d और माइनस 2d को काट नहीं हैं भाई, अगर इनको ऐड करोगे प्लस 2d माइनस 2d से खत्म होगा, माइनस प्लस डी माइनस डी से खत्म होगा। हाँ सर यही बोल रहा है, इसका डी रहेगा ना। केवल 4 टर्म वाले केस में कॉमन डिफरेंस डी ना हो गया, कितना है 2d यूज होता है ना, बस केवल 4 टर्म वाले में फर्क, बाकी कोई फर्क नहीं। चलिए मैं एक्सरसाइज पे जाता हूँ, उससे पहले अर्थमेटिक मीन थोड़ा बता देता हूँ। वैसे मीन से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। मीन क्या होता है, दो चीजों के बीच का जो नंबर होता है उसे मीन कहते हैं, है ना। एवरेज, मीन क्या होता है, एवरेज, यानी कि इनका एवरेज क्या होगा, और इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा, बीच वाला नंबर क्या अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो अर्थमेटिक मीन यानी क्या बनेगा, एक तरीके से a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। या आप इसको अगर एपी के लॉजिक से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, समझना कि कैसे निकाल सकते हैं एपी के लॉजिक से। ये क्या है, हमारी एपी सीरीज है, क्योंकि एपी का अर्थमेटिक मीन जब भी होगा ना, जब एपी सीरीज होगी। तो अगर ये एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, सेम। तो ए एम माइनस से, ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो तो कितना हो जाएगा b माइनस ए एम, और ए एम को इधर ले आओ तो ए एम प्लस ए एम कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए एम, कितना हो गया a प्लस बी। तो जो ए एम है वो कितना बन गया, एक तरीके से a प्लस बी बाई टू। या ऐसे निकाल लो तो अभी तो अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू निकल के आया, है ना, कैसे भी निकाल सकते हो। चलिए, तो मैंने आपको फॉर्मूले के तौर पर बताया, और जैसे मैं कह रहा हूँ एपी है नहीं, मगर कुछ स्कूल में करा दी गई है, तो मैं जैसे रिकॉर्डिंग पर क्लास है तो आराम से बाद में इसको देख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं। सर रिकॉर्डिंग क्या ऐप में क्या भेजोगे कुछ? रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा रात को आपको ग्रुप पे। ओके चलिए मैं बढ़ता हूँ थोड़ा क्वेश्चंस पे, है ना। क्वेश्चंस सारे ना करा के इसके कुछ थोड़े से स्किप करके कराएंगे, और जो आपकी चॉइस है वो पे जरूर कराएंगे ना। पहले चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है इन क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, ध्यान रखना क्या चाहिए हमें, ऑड इंटीजर चाहिए, फ्रॉम 1 to कितना है हमारे पास 2001। हाँ जी, फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री इन्वॉल्व होंगी नहीं होंगी, तो ये सोचो। हाँ, और अगर ये कह देता कि इन बिटवीन, तो हाँ बिटवीन में बाउंड्री इन्वॉल्व नहीं होती है ना। हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो पहला, हाँ ये बताओ, ये पहला नंबर क्या बनेगा इसका, पहला नंबर क्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और लास्ट में क्या होगा 2001, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हो गया, फिर सम निकालना है, यानी कि हमें एक तरीके से ऐसे निकालना है। तो ये कितना हो गया 1, डी कितना हो गया यहाँ पर 2, और लास्ट सम कितनी हो गई 2001, ठीक है। और सम निकालना है तो लास्ट सम भी है, या कोई से भी फॉर्मूला सॉल्व कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो आपकी मर्जी है। एल प्लस ए कर दो, या ए प्लस एल कर दो, या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दो, जो आपकी मर्जी है वैसे सॉल्व कर सकते हो। मगर इसमें देखो एक दिक्कत थोड़ी अभी भी है कि हमारे पास एन नहीं है, ए कितना है 1, और एल कितना है हमारे पास 2001। ध्यान ना, एक चीज मैंने यहाँ खाली छोड़ रखी है, नंबर ऑफ टर्म तो पता ही नहीं है। हाँ जी, क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, जानते हो आप बहुत अच्छे से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस, है ना। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना हो गया हमारे पास 2001, 1 प्लस यहाँ से कितना हो गया n माइनस 1, और D का आंसर कितना है 2। देखो 1 जब माइनस हुआ तो कितना बना दिया इसने 2000, ये 2 जो है डिवीजन में आएगा, और यहाँ क्या बन गया n माइनस 1, 2 से इसने काटा तो क्या बना दिया इसको 1000, और जब 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी हो गई, एक तरीके से 1000 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 1001, यानी कि जो n हमारे पास अननोन था वो मैंने 1001 यहाँ लगा दिया, है ना। बाकी मैं आपको छोड़ रहा हूँ यार, एक बार कैलकुलेट करोगे इसका आंसर चेक करोगे, है ना। यहाँ से कितना होगा 2002/2, अरे ये भी कितना बनेगा 1001, यानी कि एक तरीके से दोनों चीजों को क्या करना है मल्टीप्लाई, और देखो आंसर क्या है पीछे, देखो आंसर मैच कर रहा है, बुक कहाँ है,
ओहो तुम भी आए हो तो निकालो लेके आए हो फिर तो निकाल लिया करो और लेके आनी चाहिए, है ना। देखो जरा आंसर जरा 9.2 का पहला क्वेश्चन है ना, 9.2 का पहला क्वेश्चन। और घर पे कैसे काम करोगे फिर, है ना। इसमें सर बताना इसका आंसर क्या रहे। 1,02,000 बना है। नहीं पूरा डिजिट बताओ क्या कह रहे हो। 1,002,001 हाँ सर ये देखो है। ये ना आंसर, ठीक है ये आंसर है ना। चलिए क्लियर है आंसर, है ना। चलिए अब मैं लाता हूँ कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये तो बहुत आसान है, मल्टीपल ऑफ 5 तो जानते हो निकाल लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या जाए। एपी को थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एपी मोस्टली डिलीटेड है ना, इसलिए फिर भी एक बार ट्राई करना, कोई भी दिक्कत है तो वो हम अलग से डिस्कस करें। थोड़े मुश्किल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें वेरिएबल ज्यादा यूज हो रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एपी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, इसकी जो पीएच टर्म है यानी कि एपी वो कितनी है 1/q, इसकी जो क्यूएच टर्म है ए क्यू वो कितनी है 1/p है। टू प्रूव सम ऑफ यानी कि टू प्रूव जो करके लाना है सम ऑफ पी क्यू टर्म है ना, एस पी क्यू हो गया, और जो प्रूव करके लाना है यानी कि आंसर आपको इस बार पीछे भी नहीं देखना है ना, पी क्यू प्लस 1 ये हमें आंसर इसका प्रूव करके लाना है 1/2 ब्रैकेट में पी क्यू प्लस 1 यानी कि सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। बहुत आसान है। हाँ जी जरा सजेशन देंगे कैसे स्टार्टिंग करी जाए इस क्वेश्चन की, लॉजिकली मुश्किल नहीं है जरा भी, है ना, समझ पा रहे हो आराम से सॉल्यूशन। हाँ जी पी ए टर्म का मतलब कितना हो गया ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1/q। तो जानते हो एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। क्यू ए टर्म क्या बनेगी, है ना, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गई 1/p, ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। आप समझोगे मैं क्या एलिमिनेशन, और ये तो ऑलरेडी क्या है आपस में इक्वल, माइनस 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 ए से खत्म। जब मैं इसको डी तो यहाँ से क्या हम कॉमन ले ऐसे लूंगा निकालेंगे क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा p माइनस 1, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 1, साइन चेंज कर दिया मैंने, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/q माइनस 1/p। बहुत सिंपल तो है ना, ये तो एन टर्म का फॉर्मूला वो लगाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ए से खत्म हो गया माइनस करने पे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। डी यहाँ से कॉमन आ गया, सिंपल लॉजिक है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल लॉजिक है। 1 से 1 क्या हो गया यहाँ से खत्म, तो डी और ब्रैकेट में क्या बचा p माइनस क्यू, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो गया पी क्यू, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू भी खत्म, यानी कि जो d है वो क्या बन गया एक तरीके से 1/pq। डी का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब क्या करने वाले हैं, अरे डी का आंसर कहीं भी लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, वो वाला लॉजिक काम करता है दोबारा, या फिर क्या डी के कोएफिशिएंट इक्वल करो तो एक मतलब तो बहुत मुश्किल तरीका है ना, बहुत मुश्किल तरीका है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो डी की वैल्यू क्या लगा दो यहाँ पर, यहाँ कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी है। यहाँ से क्या हो गया a प्लस पी माइनस 1, डी का मतलब कितना हो गया 1/pq इज इक्वल टू कितना हो गया 1/q। यहाँ से क्या निकालूंगा मैं किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो वो तरीका भी होता है हर चीज को करने का, ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी क्वेश्चन को बहुत लेंदी ले जाएं। p माइनस 1/pq है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ p/pq माइनस 1/pq इज इक्वल टू क्या हो गया 1/q। सर p से p क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया 1/q, यानी क्या बनेगा a प्लस 1/q माइनस का 1/pq इज इक्वल टू 1/q, और उतना ही दोनों तरफ क्या हो गया खत्म, 1/q से 1/q क्या हो गया उधर जाके माइनस होगा, क्या हो गया खत्म। तो ये जो माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/pq। अब a और d दोनों हमारे पास तैयार है ना, a और d दोनों तैयार है हमारे पास। हमें क्या करना था, प्रूव करना था इसका सम ऑफ पी क्यू टर्म क्या है ये लेके आना है। हाँ जी एस एन का फॉर्मूला आप जानते हो, तो एस पी क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू में कितना हो गया डी, ये जानते हो एस पी क्यू का फॉर्मूला। एस एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह कितना आ गया पी क्यू आ गया। एक मिनट हाँ थोड़ा गलत, एस को एन टर्म वाला फॉर्मूला आ सर गया, n/2 एस हो पी रह क्यू गया ना।
यानी N by कितना हो जाएगा पी क्यू बाई 2 और यहाँ से 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू कितना हो गया वो एन टर्मल लगेगा संबल लगेगा, है ना। बात क्लियर है मेरी। अब हमें जो आंसर लेके आना है यानी कि सीधी सी बात है कि ए और डी की दोनों वैल्यू तैयार हैं, उठा के यहाँ लगा दूंगा, है ना। यहाँ से कितना हो गया पी क्यू बाई 2। अब 2a ध्यान रखना है, 2a का मतलब कितना हो गया 2 अपॉन पी क्यू। यहाँ से कितना हो गया पी क्यू माइनस 1 और डी की वैल्यू भी कितनी है 1 अपॉन पी क्यू। यानी कि नीचे भी क्या हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है ना। यहाँ से क्या बन गया हमारे पास पी क्यू बाई 2 सर वो इंटू भी नहीं कितना हो था, गया पी क्यू, है तो ना। डी LCM कितना हो इंटू भी गया नहीं था। पी इंटू क्यू। जब मैं इसको ऊपर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का पी क्यू माइनस 1। अब गौर से देखना ये वाले पी क्यू से वाला पी क्यू क्या हो गया खत्म, 2 तो बाहर था ही यानी कि 1/2 मैच कर गया। देखो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, आंसर दिखाई दे गया है ना। तो यहाँ बस एक फॉर्मेलिटी है लिखने की 1/2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, और प्लस में आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं पी क्यू प्लस 1 लिख दूं या 1 प्लस पी क्यू लिख दूं उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हेंस दैट इज यानी क्वेश्चन यहाँ पे आके हमारा पूरी तरह से मैंने सर एक कंप्लीट बार कर दिया, यानी कि प्रूव कर पास दिया। बता दो, डी डी की वैल्यू के निकलने के बाद समझ नहीं आया। अरे डी की वैल्यू उठा करके सी क्वेश्चन में लगाओ, लगाइए लगाइए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी ना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। एस एन की वैल्यू बढ़ा दी। चलिए क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कोई भी है ना तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगे, है ना। मैं ले रहा हूँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, थोड़ा सा ले रहा हूँ या आपकी कोई चॉइस हो जैसे का वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन टाइम। नहीं नहीं इसलिए इसलिए अच्छा है ना रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं है ना। वो रिकॉर्डिंग में तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। ये तो बड़ी सही चीज है कि रिकॉर्डिंग पूरी काम कर रही है ना। रिकॉर्डिंग चलने से ना आप बाद आराम से अपनी स्पीड से अपने कंफर्टेबल मोड में आराम से चेक कर सकते हैं ना। हाँ जी मैं कोई आपकी अपनी चॉइस हो तो बताओ, तो ना ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है क्वेश्चन नंबर 5 ना। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर चलो 8 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि एस एन जो हमारे पास कितना है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है ना, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। पी और क्यू क्या है कांस्टेंट है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें डी निकालना है। इन तरह के क्वेश्चन का आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, मतलब आप जानते हो 10th में आई सेक्शन बता सकते हो कि 10th में अगर ये इस तरह का लॉजिक कर चुके हो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अरे नहीं 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 एस एन इक्वल टू ए प्लस देखो देखो मैं एन की वैल्यू क्या लगाऊंगा 1 लगाऊंगा, एन की क्या लगाऊंगा S1। और S1 क्या होता है A1 ही होता है, यानी कि A ही होता है। S1 A1 ही तो है, A1 का मतलब A तो है। n की वैल्यू 1 लगाई तो क्या बन गया ये P प्लस क्यू। कर चुके हैं ये, हाँ क्वेश्चन कर चुके हैं ये। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर S2। S2 एक तरीके से A1 ही तो है, तो A1 प्लस A2 है कि नहीं है, A1 यही तो होता है, फर्स्ट हम यही मानते हैं। n की वैल्यू 2 लगाई तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 2p प्लस 4q। देखिए n की वैल्यू 2 लगाई तो कितना हो गया 2p, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4q, ठीक। जिसमें a1 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है p प्लस q, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास a2। तो a2 कितना हो जाएगा यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा ये कितना हो गया 2p प्लस 4q माइनस a1, और a1 कितना है हमारे पास p प्लस q, यानी कि कितना हो गया 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q। 2p माइनस p यानी कि p और प्लस का कितना हो गया 3q, ये क्या बन गया a2। चलो अब तो बस फॉर्मेलिटी है। हाँ जी d कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस बस है ना। अब a2 भी तैयार है और देखो एक तरीके से a1 भी तैयार है ना। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म यानी कितना हो गया p प्लस 3q
A1 माइनस करूंगा, बाहर माइनस है, ध्यान रखना साइन चेंज करता हुआ जाएगा, P से P खत्म, और आंसर कितना आ गया हमारे पास 2Q, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर, चेक कर सकते हैं। चलिए ना, तो मैं जो लॉजिक वाइज वाले क्वेश्चन हैं वो अपनी सबसे करा रहा हूँ, बाकी फिर भी कोई भी दिक्कत हो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर मैं सोच रहा हूँ 9th भी कराया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9th भी कर, एक तो थोड़ा टारगेट से बना लेते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक क्वेश्चन नंबर, ये तो सेम लॉजिक है, एक क्वेश्चन नंबर 13 ले लेता हूँ जो थोड़ा सा लॉजिक वाइज अच्छा लग रहा है। अर्थमेटिक मीन का तो कराना ही कराना है, यानी क्वेश्चन नंबर 15, और एक मुश्किल क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, और एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये सारी वेराइटी इससे आपकी एपी की कवर हो जाएगी ना, ये तो आप सब कुछ सीख जाओगे एपी के बारे में। फिर भी कहीं भी दिक्कत है तो आप अलग से डिस्कस कर सकते हो। तो एपी थोड़ा सा सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करना था क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसमें आने की उम्मीद है नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक मीन आएगा सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। हाँ, इसको हटा दूं मैं क्या आंसर, सर हटा दो। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर, जीपी को हम बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब जीपी को एक एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि जीपी आपके लिए थोड़ा सा नया लॉजिक भी है। स्पेशल सीरीज और एपी सीरीज दोनों हटी हुई है, यानी उसके लिए साइज है स्पेशल सीरीज वो भी हटी हुई है ना, वो भी नहीं है आपके कोर्स में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको कितना याद है, 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया जाता है। ये कह रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दो अर्थमेटिक प्रोडक्ट्स, मतलब इस बोर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पहली एपी मान ली और ये दूसरी एपी मान ली, है ना। दो अर्थमेटिक प्रोडक्ट सीरीज, ध्यान रखना। अब मैंने इसकी जो एफ टी यानी कि फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया स्मॉल ए, और सी डी कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया स्मॉल डी। यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने कैपिटल ए मान लिया, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने कैपिटल डी मान लिया ना। स्मॉल और कैपिटल लिया दोनों में डिफरेंस करने के लिए ना, क्योंकि एपी एक नहीं है एपी दो है इस बार। अगर मैं A1 और या A2 मानता ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि वो A2 फर्स्ट टर्म नहीं, A2 तो कॉमन आपको लगता है वो सेकंड टर्म है एक तरीके से, है ना। इसलिए मैंने सिंबल्स इस तरह से ले रहा हूं जिससे आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, अब जरा थोड़ा सा देखो आपको कितना 10th क्लास में इस तरह क्वेश्चन कराया जाता है, कितना आपको याद है। ये कह रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दो अर्थमेटिक प्रोडक्शन सीरीज हैं, उनका जो रेशियो है, हाँ जी, इसका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d। अब लॉजिक समझना, इसके भी एन टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n/2 मगर 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। इनका जो हमें रेशियो है वो हमें जो दे रखा है वो है 5n प्लस का 4, और नीचे क्या दे रखा है 9n प्लस 6, और इसको डाल दिया मैंने फर्स्ट नंबर। ट्रिकी वाला क्वेश्चन नहीं है ना। हमने जो प्रूव करना है ना पहले वो भी लिख देता हूँ, है ना। फाइंड द रेशियो, अच्छा प्रूव नहीं है निकलवा रहा है, फाइंड करना है रेशियो ऑफ 18 टर्म। हाँ, 18 टर्म का मतलब क्या होगा a प्लस 17d और कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आप इसे 2.5 पेज का भी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को आप 2-3 लाइन में सॉल्व भी कर सकते हो। ये ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसको सोच पा रहे हो। ये हमें क्या निकालना है फाइनल करना है ना। मैंने n/2 से n/2 क्या कर दिया काट दिया। अब आप अगर सपोज करो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठ गए, ये क्वेश्चन हमने 2.5 पेज का कर दिया, नहीं कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंदी ले गया। किसी को आइडिया है इसके बारे में कि मैं क्या करने वाला हूँ? हाँ सही कह रहे हैं, इन्हें याद है इन्होंने n की वैल्यू क्या कहा 35 कह रहे हैं, उनको याद है। अच्छा कैसे होता, कैसे सोचा आपने? नहीं वो तुम जो बता रहे हो ना, थोड़ा सा वो लर्निंग वाला पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। हाँ देखो अब मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल इन्होंने आंसर सही दिया। इन्होंने यानी कि 10th में इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, जब ही इन्होंने आंसर इतनी जल्दी दे दी। लॉजिकली कैसे सोचेंगे, यहाँ 2a है वहाँ a है, तो पहले तो a को सेम बनाओ, यानी कि भाई ये निकालना है तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि 2a और 13 और 17 इंटू 2 कितना हो गया 34d, और यहाँ पे कितना हो गया 2a प्लस का 34 कैपिटल D। अरे ये निकालना है और ये निकालना है, बात तो एक ही है। अब लॉजिकली समझना कि कैसे दिमाग में आएगा आपके, 2a है 2a हमें ये चाहिए, मगर हमें यहाँ पे कितना चाहिए n माइनस
यहाँ क्या रिप्लेस करूं कि ये बन जाए? हाँ वो तो n की वैल्यू देखो, यानी कि n माइनस उनको किससे रिप्लेस करने वाला हूँ? 34 से, तभी तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा। मगर वैल्यू तो हम n की लगाएंगे, n माइनस 1 की थोड़ी लगाएंगे, यहाँ तो n है। यानी कि एक तरीके से जो n है वो कितना बन गया यहाँ से? 34 प्लस 1 35, और मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना मल्टीप्लाई करो उतना डिवाइड कर दो, और n की अगर कोई वैल्यू लगानी हर जगह लगा दो, लॉजिकली गलत नहीं माना जाता। यानी कि n की वैल्यू 35 में क्या लगाऊंगा? हर जगह पर, सब जगह पर देखो लगाता हूँ और आंसर आ गया 2a 35 माइनस 1 यानी कितना हो गया? 34d। नीचे लगाएंगे कितना हो गया? 2a, और यहाँ से कितना हो गया? 34 कैपिटल D, और n की वैल्यू क्या लगाऊंगा? 35, तो n मतलब यानी कि 5 इंटू 35 प्लस 4, यहाँ से 9 इंटू 35 और प्लस का 6। अब गौर से देखो, अरे ये और ये एक ही चीज है। जैसे 2 कॉमन आके कटेगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा। पर यही तो आंसर था, द रेशियो ऑफ क्या कह रहा था? 18 टर्म, तभी तो 17 आया था आंसर इसका। सर हमें अच्छा वो लॉजिक, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको कुछ काम तो नहीं ये है। हमारा जो इसमें पूछा था 9th वाले में, द रेशियो ऑफ 18 टर्म, यानी कि लॉजिकली मैं एक ही चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, कोई लर्न करने की नहीं, क्वेश्चन और क्या आ गया तो फिर कैसे करोगे, है ना? तो यहाँ से करा, यहाँ पर मगर 2a था, निकालना हमें ये था, तो मैंने इसको भी 2 से क्या करा? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चाहिए आंसर, मगर डिकेशन कितना है? n माइनस 1। n की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ 34 बन जाए, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 35। जैसे ही मैं 35 पुट करूंगा तो यानी कितना होगा? 34, और 2 कॉमन आके क्या हो गया? खत्म। यानी कितना हो गया? a प्लस 17d और कैपिटल अपॉन A ए प्लस प्लस 17। 17 कैपिटल D। इसी कैलकुलेशन को जल्दी से, मैं यहाँ बस केवल फॉर्मेट लिख रहा हूँ। ये भी कितनी है? 18 टर्म है, और ये भी कितनी है? 18 टर्म है। ये पहली एपी है की है, दूसरी एपी की है, बाकी कैलकुलेशन करो वही आंसर है। 179 अपॉन 35 इंटू 9 प्लस 6 जोड़ दो, बस वही आंसर है ना? जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो वही हमारा आंसर है। करो जरा कैलकुलेशन, आंसर चाहो तो आंसर 321 सर एक चीज पूछनी है। प्लस 6 भी है ना? सही है कि नहीं? चलो चलिए, यही आंसर। तो 9th वाला क्वेश्चन जो मैं टारगेट में लेके चला था वो भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th हुआ है ना। सर अब मैं, एक चीज पूछनी है। भाई बोलो बोलो। सर इसमें हमने हमारी राइट हैंड साइड का हमारे में काम क्या है, वो था हमें तो बस यही तो फाइंड करना था, a प्लस 17t अपॉन तो ए उसकी कैपिटल राइट हैंड प्लस। साइड में लगाई तभी तो उसका रेशियो निकल के आया। राइट हैंड साइड में वैल्यू लगाई n की, तभी तो रेशियो ऑफ 18 टर्म निकल के आया। कि कुछ राइट हैंड साइड का क्या काम है, तो राइट हैंड साइड हटा दूंगा, आंसर क्या निकलेगा? है ना? राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लगाई n की, तभी तो उनके 18 का रेशियो निकल के आया। ये लॉजिक, हाँ मैं कह रहा हूँ। और सपोज करो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने बैठ गए ना, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी है और सम ऑफ n टर्म्स की, यानी कि क्या हो गया? एसएन की जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो है 3n² प्लस 5n। सोचना कर सकते हो, है ना? ये कह रहे mth टर्म है ना, n नहीं है, mth टर्म है। am की वैल्यू क्या दे रखी है? 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन इजी है, बता सकते हो बड़े आराम से। आइए वरुण बताओ जरा कैसे स्टार्टिंग करेंगे। सोचो देखो, है ना, मतलब सही बात है। देखो कितने क्वेश्चन हटोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैथमेटिक्स में आप केवल लॉजिक को लर्न कर सकते हो, क्वेश्चन को लर्न करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। बताओ बहुत इजी है। हाँ जी बताओ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप जानते हो इस क्वेश्चन को, लॉजिकली आप पता है क्वेश्चन कैसे करने वाले हो। भाई देखो यहाँ से तो m की ये वैल्यू निकलेगी, तो जो m टर्म है वो कितनी है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। इसको मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया, यानी कि यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी। मगर a और d भी तो पता होना चाहिए, और a और d मैंने अभी यस निकाले सर, आपके यस लिए। सर।
n की वैल्यू क्या लगाऊंगा 1 S1। अरे जो A1 या A होता है एक तरीके से, तो n की वैल्यू 1 लगाई तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो फर्स्ट टर्म तो निकल आया सीधे सीधे, क्या आ गया 8 आ गया। यानी कि यहाँ पर जो a है उसके लिए क्या लगाऊंगा 8 लगाऊंगा। ठीक, अब यहाँ क्या निकालेंगे S2, यानी कि जो बनेगा क्या एक तरीके से A1 प्लस A2। 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना हो गया 12, और 2 लगाएंगे 5 2 जा कितना हो गया 10, और यानी कितना हो गया 22। मगर A1 की वैल्यू कितनी है 8। जब मैं 8 लगाऊंगा तो जो A2 है वो 22 माइनस कितना हो जाएगा 8, 12 माइनस 8 4, यानी कितना हो गया 14। मगर ये A2 है, हाँ, ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया A2 माइनस A1। तो कॉमन डिफरेंस है वो होता है A2 माइनस A1, यानी कि 14 माइनस 8, यानी 14 कितना हो minus गया 8। 6, यानी कि D की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब तो फॉर्मेलिटी कर ही लो, है ना। फॉर्मेलिटी करना चाहो तो करके फटाफट बताओ आंसर क्या आ रहा है ना, यहाँ लगाओ आंसर चेक करो एक बार जरा पीछे से, है ना। A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, 8 प्लस का M माइनस 1 इंटू डी 6 इज इक्वल टू 164। कैलकुलेशन करो और चेक करो जरा, है ना। लॉजिकली मैंने कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर सकते हो आप, बड़े आराम से, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई कंफ्यूजन है ही। भाई वर्ण कर रहे हो कैलकुलेशन, लिया करो थोड़ा, जितना ज्यादा अपने हाथ से लिखोगे उतनी ही ज्यादा चीजें आप सीख के जाओगे यहाँ से। नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान रखना ये सभी के लिए कोर्स में है, यानी कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ज्यादा पेशेंसली कराऊंगा। मतलब इसमें नया लॉजिक भी आ गया अर्थमेटिक मीन, और ये सभी के लिए है क्योंकि अर्थमेटिक मीन डिलीटेड नहीं है दाना। तो मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है ना, क्योंकि अर्थमेटिक मीन डिलीटेड नहीं है, ये आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा यूनिक भी है, करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ से कह रहे हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, वो क्या है अर्थमेटिक मीन के बराबर है। और जो अर्थमेटिक मीन है वो भी किसका है a और b के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। यूनिक तरीके से होने वाला क्वेश्चन है, n की वैल्यू हम निकालेंगे। लॉजिक सपोज करो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लॉजिक होते कि मतलब पता होने के बावजूद भी क्वेश्चन कर लो, ये आसान नहीं है ना, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ जी वरुण, आप कुछ सजेशन देंगे, कुछ आइडिया है इसके बारे में? सक्षम और ध्रुव बताओ। नहीं आपको नहीं एपी को लिख रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो आप, है ना, जैसे वो है लगा कि हाँ चलो हाँ बताओ सक्षम, आप बताओ, ध्रुव बताओ, कोई बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, स्टार्टिंग पे क्या होगी a की पावर n प्लस b की पावर n, और मैं एक स्टेप और थोड़ा बचा रहा हूँ, b की पावर n इंटू b की पावर माइनस 1, और क्या लिख दिया मैंने इसको a प्लस b बाई 2। और जो a की पावर n माइनस 1 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, b की पावर n माइनस 1 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, है ना। अब क्या करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ a की पावर n ट्वाइस ऑफ b की पावर n, यहाँ से a प्लस b, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा a की पावर n, a की पावर माइनस 1 प्लस b की पावर n और b की पावर माइनस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, यहाँ से कितना हो गया 2a की पावर n और 2b की पावर n। जरा थोड़ा समझना जल्दी से, a का मल्टीप्लाई किससे होगा इससे होगा, तो a इंटू ए की पावर n, और जो a की पावर माइनस 1 है वो 1/8 ही तो है, a का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सारी टर्म से, फिर a का मल्टीप्लाई क्या होगा इससे होगा, यानी क्या बन जाएगा a इंटू बी की पावर n और b की पावर माइनस 1 अपॉन b बन गया। फिर b का मल्टीप्लाई क्या होगा इससे होगा, यानी कितना हो गया a की पावर n इंटू बी, a की पावर माइनस 1 को क्या लिख दिया 1/8। फिर b की मल्टीप्लाई इससे होगा, तो b की पावर n इंटू बी, और b की पावर माइनस 1 कितना हो गया अपॉन b। अब इससे फायदा क्या हुआ, ए से ए खत्म और बी से बी खत्म। थोड़ा एक फायदा और देखो इसमें क्या आपको मिल रहा है, यहाँ क्या है ट्वाइस ऑफ ए की पावर एन, ये क्या है सिर्फ ए की पावर एन, जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा आंसर, बिल्कुल सही, ए की पावर एन एक बार बच जाएगा।
यहाँ कितना है 2b की पावर n, यहाँ कितना है b की पावर n, इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा सिर्फ b की पावर n। अब देखो ये दोनों टर्म तो इधर चली जाती, अब बचा क्या यहाँ पर, यहाँ से बचा a अपॉन b, b की पावर n, यहाँ से क्या बचा a की पावर n इंटू b अपॉन n, ये बचा। पर हमें आंसर किसका निकालना है, n का। जब ये चीज तो निकलती है, कुछ कंपेयर करेंगे तभी तो आंसर निकलेगा, कोई ऐसा सॉल्व तो हो नहीं सकता, ये तो यार b के फॉर्मेट में है। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, जो a की पावर n वाली टर्म उनको एक जगह पर, जो b की पावर n वाली टर्म उनको राइट साइड में। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ से कि a की पावर n माइनस a की पावर n b अपॉन a, यहाँ से a इंटू बी की पावर n अपॉन b और माइनस b की पावर n। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, a की पावर n। जब एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा a माइनस बी अपॉन ए, तो समझोगे एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए। चलो इधर देखो, b की पावर n कॉमन लिया, यहाँ से क्या बना a अपॉन बी माइनस 1। मैंने एक स्टेप थोड़ा जल्दी यहाँ क्या करा, यहाँ एलसीएम भी ले लिया, b ले लिया तो क्या हो गया a माइनस बी, यानी कि राइट हैंड साइड अब ज्यादा अच्छे समझ में आ गई होगी कि b की पावर n a माइनस बी अपॉन क्या बन गया b। यहाँ से देखोगे a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, खत्म। हाँ ये बताइए रहा, यहाँ a की पावर n है, यहाँ a की पावर कितनी है 1। जब बेस सेम हो और डिवीजन की बात आ जाए तो पावर क्या होंगी ऊपर जाकर के, डिवाइड माइनस, है ना, पावर क्या हो जाती है डिवीजन में माइनस हो जाती है। मैं इस वाले ब्रैकेट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। a की पावर n अपॉन a की पावर कितनी है 1, तो ऊपर जाके क्या बन गया a की पावर n माइनस 1। b की पावर n और b की पावर कितनी है 1, तो ऊपर जाके क्या बन गया b की पावर n माइनस 1। और आंसर तो अभी भी नहीं निकला, क्योंकि अगर पावर सेम है तो बेस बराबर रहेंगे a और b, उससे क्या मिलेगा, हमें तो उससे आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर तो n का चाहिए, हमें आंसर चाहिए। क्या मैं इनटू में इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं इसको डिवीजन में ले आऊं तो क्या हो गया a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अरे ये भी पावर n माइनस 1 है, ये भी पावर n माइनस 1 है, अगर मैं इसको a अपॉन b की पावर n माइनस 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर तो फिर भी नहीं आ सकता। यस सर। क्या बताओ जरा, इतनी जगह भी आंसर कंप्लीट करने वाला हूँ मैं, एक लाइन बची है बस, इसी में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, सही है। अब क्यों आई चलो बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आज एक्टिव है ये, जो मैं इनसे ज्यादा पूछ रहा हूँ। आज थोड़ा एक्टिव लग रहे हैं मेरे। कि किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 को क्या लिख दिया a अपन b की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होती है बताओ 1, तो 1 को हम a अपन b की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 कर दो क्या आंसर आता है, हमेशा 1 ही आता है। अब गौर से देखो, ये भी a अपन b की पावर n माइनस 1 है और ये भी a अपन b की पावर कितनी है, गुड इवनिंग जी, थैंक यू जी। अब देखो बेस क्या हो गए सेम, अरे बेस सेम है और दोनों चीज क्या है बराबर हैं, तो सीधी सी बात है पावर भी आपस में क्या रही होंगी इक्वल। जब पावर इक्वल रही होंगी तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 1। जैसे मैं कहा था इसी लाइन में मैं आंसर निकाल दूंगा और ये बिल्कुल सही आंसर है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। चलिए ये थोड़ा गैस करो जरा। ये पढ़ रहा है am gm, कुछ याद आ रहा है? क्यों? नेट नहीं है ना, हमारी तो क्लास चल रही है, हमारी क्लास चल रही है। आपका जो आपका सिम वाला कह रहे हो ना वो नहीं आ रहा हूँ ना मैडम से, मैडम से ये तो वो ले लो वाईफाई का पासवर्ड। हाँ जी क्लियर है मेरी बात ये, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे करेंगे ना। मैं क्लास में ही एंड करूंगा क्योंकि 12th वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इसको रिकॉर्डिंग के लिए कन्वर्ट होगा ना, टाइम लगाता है रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने में, फिर मैं क्लास जो है 12th की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, है ना। तो आप रिकॉर्डिंग पर शेयर करूंगा, आप देख सकते हो आराम से, है ना। चलिए क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, है ना।
थैंक यू जी। ओके सर। चलो ओके।